तो हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राजीव यादव और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कैसे आप एक खुद का 3 इंच FPV ड्रोन बना सकते हो। और इस ड्रोन की जो सबसे खास बात है ना भाई, वह इसका वेट जो कि ऑलमोस्ट 190-200 ग्राम्स है। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि 250 ग्राम्स की लिमिट के अंदर आ जाता है और आप इस ड्रोन को कहीं पे भी उड़ा सकते हो बिना किसी झंझट के। कोई भी आप पे लॉज या रेगुलेशंस नहीं होते, कोई लाइसेंस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम अपनी बिल्ड वीडियो, जिसके लिए हम सबसे पहले अपने फ्रेम को असेंबल कर लेते हैं। और जो हमारी बॉटम प्लेट है, ये आप देख सकते हो कि चारों एंड में छेद दिख रहे होंगे। इसमें हम अपने स्क्रूज़ को फिट कर लेंगे जो कि हमारे फ्रेम के साथ में ही आए थे। और ये जो बीच के आप 20x20 के छेद देख रहे हो, इसमें हमें अलग से स्क्रूज़ खरीदने पड़ेंगे, M2 साइज़ के 25 mm लंबे स्क्रूज़, जिसमें हम अपने स्टैक को प्लेस करेंगे। तो भाई अब बारी आती है हमारे आर्म्स को लगाने के लिए। और इस फ्रेम की अच्छी बात यह है कि इसके सारे के सारे आर्म्स एक्स शेप में और एकदम एग्जैक्टली डिट्टो सेम है, तो आपको लगाने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इन आर्म्स को लगाने के बाद एक बॉटम साइड में भी हमारी टॉप प्लेट होती है इसे कवर करने के लिए, उसे लगा लेंगे। और जो हमारे एंड साइड वाले स्क्रूज थे, उन्हें टाइट करने के लिए हमें एक M2 साइज़ के 4 बोल्ट मिले होंगे, इन्हें भी टाइट कर लेते हैं। अब बारी आती है स्पेसर्स को लगाने के लिए, जिसके लिए हमें नीचे स्क्रूज इन्हें लगाने पड़ेंगे, फ्रेम के साथ में आए थे। और ध्यान देना कि जो एल्यूमिनियम के स्पेसर्स हैं, इन्हें आपको टाइटली प्लेस इन करना पड़ेगा, वरना आपके फ्रेम में वाइब्रेशन आ सकती है। तो भाई इसके बाद बारी आती है हमारे स्टैक को प्लेस करने के लिए, जिसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ जेमको का M4V3 नॉक्सी मिनी स्टैक। और ये 20x20 mm का मिनी स्टैक है, तो यानी इजीली प्लेस हो जाएगा इसमें। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा लंबी थोड़े स्क्रूज मंगवाए थे, इसमें हमारा ये जो 4-in-1 ESC स्टैक है बहुत ही ईजीली प्लेस हो जाता है। अब ये जो ESCs हैं 35 amps के लिए रेटेड हैं, लेकिन हम तो मुश्किल से 10 या 12 amps ही यूज़ करने वाले हैं, जिससे ओवर हीटिंग की या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत तो आने नहीं वाली। और इसके बाद हम अपने ज़रा 4-in-1 ESCs को प्रीटेन भी कर लेते हैं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस अपने मोटर पैड्स जो हैं ESCs के पास, उन पर थोड़ा सा फ्लक्स लगाना है। और उसके बाद आपको अपने सोल्डरिंग आयरन और सोल्डर वायर से उसे प्रीटेन कर लेना है। अब हम अपनी मोटर्स को भी प्लेस कर लेते हैं हमारे फ्रेम पे, जिसके लिए मोटर्स के लिए तो मैं यूज़ कर रहा हूँ RCN पावर की 1404 स्मूक्स मोटर्स। ये 3850 kV की रेटेड मोटर्स हैं। और भाई अगर आपको डिबेट भी करनी है, कुछ भी करनी हो, ये मोटर्स बेस्ट इन द वर्ल्ड है। इनसे बेटर तो आपको कोई ऑप्शन मिलेगा भी नहीं। और ये मोटर्स मैंने इसलिए यूज़ करी है, परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बट ये काफ़ी ऑल इन वन अच्छा पैकेज है। आपको एफिशिएंसी, थ्रस्ट और सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करेंगी। और भाई मोटर्स को माउंट करने के लिए हमें यहाँ पे फ्रेम में 3 छेद दिए गए हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है, आपके 2 ही होल्स काफ़ी रहेंगे, मोर देन एनफ। बस ये ध्यान रखना कि आपको आमने सामने वाले होल्स को यूज़ करना है अपनी मोटर्स को माउंट करने के लिए। तो भाई चारों मोटर्स प्लेस हो चुकी है हमारी। और अब जो हमारा अगला काम आता है, आप ये देख सकते हो कि हमारी वायर्स काफ़ी ज़्यादा ऐसे लेफ़्ट राइट भाग रही हैं। तो एक बार ज़रा इन्हें सिक्योर कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा ज़िप टाइज, इन्हें आर्म्स के साथ ऐसे बांधने के लिए। आप लोग इलेक्ट्रिशियन टेप भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, एक जैसा ही काम करेंगे। और आप एक चीज़ भी देख सकते हो, हमारी वायर्स काफ़ी ज़्यादा लेंथ में एक्सेसिव हैं, उन्हें भी हमें ट्रिम डाउन करना पड़ेगा। तो इन वायर्स को आपको अपने मोटर पैड्स के पास ला के एक बार चेक करना पड़ेगा, और थोड़ी एक्स्ट्रा ही वायर को काटना, हम नहीं चाहते कि बाद में कोई भी दिक्कत आए। तो भाई सारी वायर्स को हमने ट्रिम डाउन कर लिया है, लेकिन सोल्डर करने से पहले एक चीज़ और रह जाती है। ये जो हमारी वायर्स हैं, इनके टॉप साइड से हमें 2 या 3 mm बस ऊपर से सिलिकॉन को हटाना पड़ेगा, इसकी कवरिंग को, ताकि हम सोल्डरिंग कर सकें। और क्योंकि हमने वायर्स को ट्रिम डाउन कर लिया है, तो एक बार इसे फिर से प्रीटेन करना पड़ेगा वायर्स को। और जिसके लिए हम थोड़ा फ्लक्स लगा लेते हैं इन वायर्स के ऊपर, और अपने सोल्डरिंग आयरन में थोड़ा सोल्डर भर लो। और 3 या 4 सेकंड तक जैसे ही आप इन वायर्स पे टच करोगे, ये वायर्स ढंग से प्रीटेन हो जाएंगी। तो भाई अब हम ज़रा सोल्डर कर लेते हैं हमारी मोटर वायर्स को हमारे ESCs के पैड से। अभी आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना कि कौन सी वायर को किस मोटर पैड पे आपको सोल्डर करना है। वो सब जो भी जितनी भी मोटर की डायरेक्शन है, वो हम बाद में बीटा फ्लाइट के सॉफ्टवेयर में एडजस्ट कर लेंगे। तो भाई सारी मोटर्स को मैंने अब सोल्डर कर लिया है। और एक चीज़ कहनी पड़ेगी, मैं काफ़ी प्राउड फील कर रहा था इस मोमेंट पे, क्योंकि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतनी नीट एंड क्लीन सोल्डरिंग करी है। तो भाई ये मोटर्स का तो काम हो गया है। अब इसके बाद ज़रा हम अपने पिगटेल को भी कनेक्ट कर लेते हैं, जो हमारा XT30 का पिगटेल होगा, जिसमें आप बैटरी को कनेक्ट करोगे। और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आपके स्टैक के साथ में ही आपको मिलेगा। बस सोल्डरिंग के टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपकी रेड कलर की वायर है, वो आपकी पॉजिटिव वायर है, तो उसे उसी साइड पे सोल्डर करना। और जो ब्लैक वायर है, वो नेगेटिव साइड पे सोल्डर होगी। तो भाई अब बारी आती है हमारे रिसीवर को प्लेस करने के लिए, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा रेडियो मास्टर का RP2 रिसीवर। और इस रिसीवर के बारे में जो सबसे अच्छी बात है, ये काफ़ी छोटा सा रिसीवर है, टिंगू सा, और इसमें आपको एक बिल्ट इन सिरेमिक का एंटेना मिलता है। अलग से कोई भी एंटेना आपकी जगह नहीं गिरने वाला। ज़रा सबसे पहले हम अपने पैड्स को सोल्डर कर लेते हैं, प्रीटेन कर लेते हैं। और क्योंकि एक एक्सप्रेस LRS रिसीवर है, CRSF का प्रोटोकॉल यूज़ करता है, तो ये 4 वायर्स आएंगी इसमें।
आपको सबसे पहले 5 वोल्ट को तो 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है, ग्राउंड को ग्राउंड से, और जो हमारे रिसीवर का TX का पैड है उसको आपको जोड़ना होगा हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के RX पैड से, और जो हमारा रिसीवर का RX पैड है वो सोल्डर करना होगा आपको फ्लाइट कंट्रोलर के TX पैड से। और भाई जहाँ तक बात है इस रिसीवर को लगाने के लिए, मैं इसे अपने फ्रेम के पीछे वाले आर्म पे ही लगा रहा हूँ। इससे क्या हमारा एंटेना काफ़ी खुली पोजीशन में रहेगा और सिग्नल रिसेप्शन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड प्लस हमारे फ्रेम के अंदर काफ़ी जगह भी थोड़ी कम है तो स्पेस भी काफ़ी सेव होगी। इसके बाद बारी आती है हमारे FPV कैमरा के लिए, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा हमारे रन कैम का नैनो 2 कैमरा। ये एक नैनो साइज़ का कैमरा है, लेकिन हमारा जो फ्रेम है वो सपोर्ट करता है माइक्रो साइज़ के कैमरास, यानी 19x19 mm के। इसलिए हम एक ब्रैकेट साथ में यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे कैमरा के साथ में आया था। इसे लगाने के बाद अब ज़रा सोल्डरिंग भी कर लेते हैं, जिसमें हमें 5 वोल्ट को 5 वोल्ट से ग्राउंड टू ग्राउंड और वीडियो को वीडियो से कनेक्ट करना है। कैमरा को प्लेस करने के लिए हमें 2 कार्बन प्लेट्स साथ में ली थी और 2 स्क्रूज़ को लेके हम ज़रा इन्हें टाइट कर लेते हैं आपस में। एक चीज़ और रह जाती है, हमारे फ्लाइट कंट्रोलर और 4-in-1 ESC को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें एक केबल मिलती है साथ में, जिससे हमारे फ्लाइट कंट्रोलर FC और हमारा 4-in-1 ESC आपस में बात कर पाएंगे। तो उस केबल को एक बार कनेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद जो हमारा स्टैक है उसे भी ज़रा M2 हमारे जो नट्स मिले हैं साथ में उसे यूज़ करके टाइट प्लेस कर लेते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे एंटेना के कनेक्टर को, जिसके लिए हम एक SMA2 IPEX का एक कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे VTX से साथ में ही आया था। उसे हम सबसे पहले अपने पीछे के कार्बन प्लेट में डाल लेते हैं और वहाँ डालने के बाद हमारा जो ये IPEX का कनेक्टर है उसे हम अपने स्टैक के थ्रू पास कर लेते हैं, ताकि हम इजीली बाद में उसे कनेक्ट कर सकें VTX के साथ में। और भाई लोग VTX के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ HGLRC का Zeus Nano VTX, जो कि आपको 350 मिलीवाट्स की आउटपुट पावर प्रोवाइड कर देगा, जो कि 1 किलोमीटर तक की रेंज के लिए मोर देन एनफ है। उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत होगी भी नहीं। एंड एक बार इसे सोल्डर भी कर लेते हैं ज़रा हमारे फ्लाइट कंट्रोल के साथ में, जिसके लिए हमें सबसे पहले 4 वायर्स को सोल्डर करना पड़ेगा, 5 वोल्ट, ग्राउंड, वीडियो और RX का पैड। इन्हें सोल्डर करने के बाद ज़रा मैं इसे अपने स्टैक पे लगा रहा हूँ। 20x20 के जो mm के इसमें होल्स हैं उन्हें यूज़ करके आप लोग एक M2 साइज़ का नट भी यूज़ कर सकते हो इसे टाइटली प्लेस करने के लिए, वरना एक डबल साइड टेप भी काम कर जाएगी। तो भाई सोल्डरिंग का तो सारा काम हो चुका है। अब ज़रा हम अपनी कार्बन प्लेट को भी लगा लेते हैं ऊपर, ताकि एकदम सब नीट एंड क्लीन दिखे। उसके बाद बारी आती है हमारे एंटेना को लगाने के लिए, जिसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ HGLRC का मिनी हैमर एंटेना, जो कि RHCP पोलराइजेशन के साथ में आता है। तो भाई लोग अब हमारा ड्रोन बनके तैयार हो चुका है पूरा। अब हमारा थोड़ा प्रोग्रामिंग का काम रह जाता है, वो कर लेते हैं। बीटा फ्लाइट से मैंने अपने ड्रोन को कनेक्ट कर लिया है और सबसे पहले खुल जाता है हमारा सेटअप्स का टैब, जिसके लिए हमें करना पड़ेगा अपने कैलिब्रेट एक्सेलरोमीटर को, मतलब एक्सेलरोमीटर को सबसे पहले कैलिब्रेट कर लेते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद एक चीज़ और देख लेना कि आपका जो ड्रोन है जिस डायरेक्शन में आप उसे मूव कर रहे हो, इस ग्राफ में भी आपका ड्रोन वैसे ही दिखाना चाहिए। जैसे मैं सामने से उठा रहा हूँ तो ये ड्रोन भी सामने से उठ रहा है, लेफ्ट में लेफ्ट झुक रहा है, राइट में या और यौ भी चेक कर लें एक बार। और अगर आपका ड्रोन एकदम ऐसे बिहेव नहीं कर रहा है तो उसका मतलब आपको कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाना होगा और यहाँ पे बोर्ड एंड सेंसर अलाइनमेंट का जो एरिया है, यहाँ पे आपको थोड़े रोल डिग्री, पिच डिग्री, इनको थोड़ा चेंज करके देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ यौ में 90 डाला और यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज 180 डिग्री डाला था, तो उन सब के बाद मेरा ड्रोन एकदम परफेक्ट अलाइन हो गया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। उसके बाद ज़रा ये पोर्ट्स के टाइम में एक बार चल लेते हैं। सेटअप के टाइम में तो हमारा इतना था, बस कैलिब्रेट करना था। उसके बाद हमारा जो UART1 है उसको मैंने सीरियल RX कर रखा है, क्योंकि मेरा जो रिसीवर है वो फर्स्ट UART में मैंने सोल्डर किया है मेरे फ्लाइट कंट्रोलर के ग्राफ के हिसाब से। तो अगर आप भी यही रिसीवर यूज़ करोगे तो इसको ज़रूर ऑन कर लेना, या फिर अगर कोई और UART में कराओ तो उसे ऑन करना है सीरियल RX के तौर पे और सेव एंड रीबूट कर लेना। चलते कॉन्फ़िगरेशन टैब में तो और कुछ नहीं था, बस यही काम था। एंड जो हमारा नेक्स्ट काम आता है वो होता है रिसीवर्स के टैब में। जैसे आप रिसीवर के टैब में आओगे, आपका जो ट्रांसमीटर है और आपका ड्रोन, ये दोनों आपस में बाइंड होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। और एक्सप्रेस LRS को आपस में बाइंड करना तो बहुत ही ईजी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक YouTube शॉर्ट भी डाल दूंगा, एक बहुत छोटी सी, जिसमें आपको बता दूंगा कैसे करते हैं इन दोनों को आपस में बाइंड। तो जैसे ही मैं अपने ट्रांसमीटर में यहाँ पे कुछ कीज़ घुमाता हूँ, आप देख सकते हो कि मेरा ड्रोन इस ग्राफ में भी हिल रहा है। इसका मतलब हमारे ट्रांसमीटर और ड्रोन के बीच में एकदम परफेक्ट कनेक्शन है। और बस ये चीज़ देख लेना, यहाँ पे आपने सीरियल UART कर रखा है और CRSF, क्योंकि हम एक्सप्रेस LRS यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे CRSF। और उसके बाद यहाँ पे भी हमारा इतना ही काम था बस। तो भाई अगली बारी आ जाती है हमारी मोड्स को ऐड करने के लिए। सबसे पहले हम अपने आर्म के मोड को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, ऐड रेंज पे क्लिक करते हैं। फिर से बता देता हूँ, आपके ड्रोन और ट्रांसमीटर को आपस में बाइंड होना पड़ेगा इस काम को करने के लिए। ये वाला जो बटन है मैं इसी को यूज़ करता हूँ आर्म के लिए, इसे मैंने ऑन कर दिया है। अब इसके बाद जो येलो डॉट है यहाँ शिफ्ट हो गई है। अब स्लाइडर को हम ज़रा ले जाते हैं उस एरिया में
और उसके बाद हम करते हैं एंगल मोड भी ऐड कर लेते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो बटन है मैं उसे यूज़ करूँगा हमारे उसके लिए, एंगल मोड के लिए। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पे येलो डॉट यहाँ शिफ्ट हो चुकी है एंगल मोड के लिए। ज़रा इसे यहाँ ले जाते हैं और अगला होराइजन मोड भी ऐड कर लेते हैं। होराइजन मोड के लिए ऐड रेंज पे जाएंगे सेम, और वही बटन हम यूज़ करने वाले हैं क्योंकि 3 पोजीशन है। इसे ज़रा सेंटर में ले आऊँगा, इसका मतलब हमारा ड्रोन है वो होराइजन मोड में आ चुका है। और ये स्लाइडर तो पहले से यहीं पे है, तो और कुछ नहीं करना, बस जाके हम इसे सेव पे क्लिक कर देंगे। अगली बारी आती है हमारे मोटर्स के टैब में। मोटर्स के टैब में बस हमें एक चीज़ चेक करनी है, हमारी मोटर्स सही डायरेक्शन में घूम रही हैं कि नहीं। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसे सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो भाई बैटरी तो हमने कनेक्ट कर ली है। अब ज़रा हम यहाँ नीचे चले जाते हैं। आई अंडरस्टैंड द रिस्क, हमें अब चेक करना है ज़रा हमारी मोटर सही डायरेक्शन में घूम रही है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और अब जो ये मास्टर्स का टैब है इसे एक बार ऑन करेंगे। पहले बता देता हूँ, आपकी मोटर्स अब घूमने वाली हैं तो प्रोपेलर्स को मत लगाना इस काम के लिए। अगर आपकी मोटर्स घूम रही है तो इसका मतलब तो बहुत बढ़िया। अब ज़रा एक बार ये चेक कर लेते हैं इस ग्राफ के हिसाब से। आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट मोटर जो है हमारी वो क्लॉकवाइज घूम रही है, फोर्थ मोटर भी क्लॉकवाइज घूम रही है, सेकंड और थर्ड मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है हमारी। तो उन्हें एक बार ऐसे ही ज़रा उंगली से एक बार टच करके आप चेक कर लेना कि सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। और अगर आपकी कोई मोटर सही डायरेक्शन में नहीं घूम रही है उसके लिए हमें क्या करना है, हम ज़रा एक बार इसे स्टॉप कर देते हैं जो हमने पहले किया था। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ मोटर्स के डायरेक्शन में। आई अंडरस्टैंड द रिस्क, हाँ भाई प्रोपेलर्स हमने नहीं अटैच कर रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं इंडिविजुअली पे, यानी जो भी आपकी मोटर सही नहीं घूम रही थी, आपने ये तो पता लगा लिया होगा। फॉर एग्जांपल हमारी सेकंड मोटर है वो सही नहीं घूम रही, तो आप सेकंड पे क्लिक करोगे। अब नॉर्मल मतलब नॉर्मली जैसे पहले घूम रही थी, अगर आपको नॉर्मल घुमानी है या रिवर्स करनी है। अगर वो मोटर नॉर्मली में सही घूम रही है, डायरेक्शन को फिर से चेक कर लो, नॉर्मल में सही डायरेक्शन में घूम रही है तो छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, वरना से आप यहाँ पर रिवर्स कर सकते हो। मुझे तो नहीं करना, मेरी मोटर्स एकदम परफेक्ट घूम रही है। तो भाई लोग अब हम ज़रा अपने प्रोपेलर्स को अटैच कर लेते हैं, बस हमारा आखिरी काम रह गया। प्रोपेलर्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये डाल प्रॉप के 30-28 प्रोपेलर्स और ये डाल प्रॉप के 30-18 प्रोपेलर्स। आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं 13-18 को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एफिशिएंसी भी ज़्यादा चाहिए थोड़ी साथ में। तो भाई प्रोपेलर्स को अटैच करते रहें, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपकी फर्स्ट और फोर्थ मोटर है वो क्लॉकवाइज घूमेगी और जो हमारी सेकंड और थर्ड मोटर घूमेगी वो घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो उस हिसाब से प्रोपेलर्स को लगाना। तो भाई इस ड्रोन का अब सारा काम हो चुका है, प्रोपेलर्स भी हमने अटैच कर दिए हैं, सारे काम हो चुके हैं। बस एक चीज़ है, बात कर लेते हैं बैटरीज़ की। बैटरी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ये 450 mAh की 4S लिपो बैटरी। और आप लोगों को बैटरी के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 650 से लेके 850 mAh की भी बैटरीज यूज़ कर सकते हो। ये तो मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी इसलिए मैं इन्हें यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप उन बैटरीज़ को यूज़ करोगे 650 या फिर 850 mAh की, तो वो आपको फ्लाइट टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करेगा, साथ में परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलेगी।